जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का विवेकानंद क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल प्रोग्राम में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट की टॉपिक की, महत्वपूर्ण टॉपिक की, जहां से आरओ एआरओ परीक्षा में प्रश्न बनता ही बनता है। और हम ऐसे 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाले हैं जहां से आरओ एआरओ के लगभग 80% क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये मेरा अपना पॉइंट व्यू के साथ साथ में जो कुछ सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं हमारे, जो पिछले कई सालों में सेलेक्ट हुए हैं, इसके अलावा जो कुछ बाहरी स्टूडेंट हैं जो अन्य अन्य स्थानों पर पढ़े हैं, कुछ इलाहाबाद से हैं, कुछ प्रयागराज से हैं, जो अन्य अन्य स्थानों पर पढ़े हैं, तो उनसे मेरी एक कंक्लूजन हुई, एक निष्कर्ष निकाला हमने, तो उनके व्यू भी मैं आपके सामने रखूंगा। और उसी आधार पर मैंने एक टॉपिक डिसाइड किया है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जहां से आरओ एआरओ परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। तो उनका मानना यह था कि कुछ ऐसे 50 के लगभग महत्वपूर्ण बिंदु हैं कि जिन्हें अगर हम तैयार कर लेते हैं तो आरओ एआरओ परीक्षा हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरे साल तैयारी की होगी, कुछ ऐसे होंगे जो 2-3 सालों से तैयारी किए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो पिछला एग्जाम दिए होंगे लेकिन बस वैसे फॉर्म भरे थे इसलिए दे दिए होंगे। अब चूंकि जब परीक्षा रद्द हो गई थी और अगस्त के आसपास में फिर से इस परीक्षा के होने के आसार हैं, तो एक बार जो लगभग आपके पास 3 महीने का ये समय बचता है, इस 3 महीने के समय में क्या कोई स्टूडेंट फिर से अगर तैयारी करे नए सिरे से, तो क्या वो क्वालिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है? तो मेरा मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है विभिन्न परीक्षाओं का, इसके अलावा जो कुछ अन्य सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनका ये राय है कि देखिए, आरओ एआरओ में कुछ निश्चित टॉपिक हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। उन निश्चित टॉपिक पे अगर हम पकड़ बना लें तो प्री एग्जाम जो है वो हमारा काफी हद तक ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लगभग 50 पॉइंट हैं जहां से हर पॉइंट से प्रश्न बनने होते हैं, और अगर वो 50 पॉइंट आप तैयार कर लेते हैं तो जो 140 आता है जीएस में 140 क्वेश्चन, उसमें से लगभग 90 प्लस आपके मार्क्स वहां से निकल आएंगे, आराम से हो जाएंगे। बशर्ते आपको करना क्या है कि वे जो 50 पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं उन्हें आपको ढंग से तैयार कर लेना है, एक कॉन्फिडेंस में आकर के तैयार कर लेना है। अगर आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं तब के लिए यह है कि आप ये 50 पॉइंट दिन रात एक करके इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए। और जिन लोगों ने पूरे टॉपिक को, पूरे सिलेबस को खूब ढंग से पढ़ रखा है, तो उन्हें भी परीक्षा जाने से पहले, जब परीक्षा के 2 महीने 3 महीने बचे हैं, तो ऐसे में आपको सारी बुक्स को ना पलटने के बजाय इन 50 टॉपिक पे आपको अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत बना लेनी चाहिए। पिछले क्लास में हमने आपको बता दिया था कि आरओ एआरओ परीक्षा के लिए कौन सी किताबें महत्वपूर्ण है और कौन कौन सी पुस्तकों का रोल कितना है, किस सब्जेक्ट का रोल कितना है, कौन से विषय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से कम पूछा जाता है। और फिर हमने आपको 3 सब्जेक्ट डिसाइड करके दिए थे, पूरे कंक्लूजन के आधार पे 3 सब्जेक्ट हमने आपको दिया था कि अगर आप वो 3 सब्जेक्ट को बेहतरीन ढंग से तैयार करते हैं तो 90% आपके जो है वे ठीक हो जाएंगे, 90 नंबर तक आपके जीएस में आने की संभावनाएं अच्छी हो जाएंगी। इसके अलावा हमने आपको कुछ प्रैक्टिस सेट सजेशन किया था, आप में से कई सारे लोग प्रैक्टिस सेट को ले भी लिए थे, कई सारे लोगों का ऑर्डर भी आ रहा है, आज भी कुछ लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो जो लोग नहीं ले पाए हैं और अगर आपकी अपनी इच्छा है कि आप प्रैक्टिस सेट लेकर के देखें, तो आप एक बार जो है ये प्रैक्टिस सेट हमारा है, इसे आप एक बार जो है लीजिए। और इस 10 सेट है, ये अलग अलग 10 सेट है, पूरे परीक्षा पैटर्न पे हैं, ओमार सीट के साथ में है, हिंदी भी है, इसमें 60 क्वेश्चन हिंदी है, 140 जीएस है। तो पूरा का पूरा आरओ पैटर्न पे आधारित है। आप इसको करिए और अपना मूल्यांकन जो है, एक बेहतरीन मूल्यांकन खुद करिए। और इस प्रैक्टिस सेट में अगर आप लगातार 10 सेट है, 10 में 90 प्लस जा रहे हैं जीएस में, और हिंदी में 50 प्लस अगर आप कर ले जा रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि आपका प्री निकल गया है। फिर आप मेंस के लिए हमसे चाहें तो संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं कि आखिर वे 50 पॉइंट्स कौन से हैं। तो उन्हें हम सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जो है वो आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ये है हमारे साथ में एक नोट्स, हमने आपसे इस बारे में भी चर्चा किया था कि ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनका प्री ठीक ठाक तैयार है, प्री अच्छा हो रहा है, तो उन लोगों को ऐसे की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और ऐसे के लिए मैंने आपको बताया था कि इस टाइप की एक कॉपी ले लेंगे और उस पर ऐसे राइटिंग करना शुरू कर देंगे।
अगर आपको कोई ऐसी बात लगती है जहां आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। एसए के लिए जो बैच है, मेंस का जो बैच है, वो हमारा बैच चल रहा है। जब आप चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो बात कर रहे हैं उन 50 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बारे में हम एक बार आपसे बात करते हैं। तो सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट बात करते हैं। देखिए, आरओ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जियोग्राफी। आरओ के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है जियोग्राफी। ये हमने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जियोग्राफी और ईबीएस यानी कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी अगर आप तैयार करते हैं तो वहां से लगभग 30 से 40 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सिर्फ इसी सब्जेक्ट से। कई बार जियोग्राफी के प्रश्न होते हैं लेकिन वे हमें दिखाई नहीं देते, मतलब कि हम समझ नहीं पाते कि वे जियोग्राफी के हैं अथवा नहीं है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जियोग्राफी में अब आप करिए क्या कि जो हम ये पॉइंट आपको बताने वाले हैं ये आप कहीं नोट कर लीजिएगा और फिर इनको टॉपिक बाय टॉपिक आप रिवीजन करिए। अगर आपके पास बहुत समय नहीं है, आप बिजी हैं, बहुत समय नहीं है, कम समय है, तो आप इस 50 टॉपिक को ही कंटिन्यू पढ़ते रहिए। तो भूगोल में सबसे पहले आप क्या करिए कि देश और उनकी राजधानी तैयार कर लीजिए। देश और राजधानी बिल्कुल सही है। यहां से कम 2 प्रश्न आपको मिलेंगे देश और राजधानी के। आप प्रीवियस ईयर के कोई भी सेट उठा लीजिए, वहां से देश और राजधानी के प्रश्न बनने ही बनने हैं और बने हुए हैं। अब बात आती है कि सर देश बहुत हैं और राजधानी उनकी इतनी है, कुछ तो ऐसे देश हैं जिनके 2, 3, 4 राजधानी है, तो किसकी तैयार करनी है? तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, उनको आप ध्यान दीजिएगा। देश और राजधानी में आप तैयार करिएगा क्या? कैरोबियन द्वीप के बारे में। कैरोबियन द्वीप कौन से हैं? जो लैटिन अमेरिका के आसपास में हैं। कैरोबियन सागर में स्थित कुछ द्वीप हैं जिसमें से बरमूडा है और इस तरीके के जो देश हैं आपके, ठीक है ना। तो उनकी आप देश की राजधानी अगर तैयार कर लेंगे वहां से, तो वहां से एक ना एक प्रश्न आपके बन जाते हैं। वेस्ट इंडीज है, कई सारे देशों को मिला करके आप उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका के बीच में अटलांटिक महासागर में कैरोबियन सागर है और उस कैरोबियन सागर में कुछ द्वीप हैं, उनकी राजधानी से प्रश्न बनता रहता है। कारण क्या है? क्योंकि वहां पर आमतौर पर हमारा ध्यान नहीं जाता। और अगर हम विश्व का मैप देखें, ये मेरे पीछे लगा हुआ है, तो अगर आप विश्व का मैप भी देखेंगे तो उस मैप में भी वे इतने क्लियर दिखाई नहीं देते हैं उन द्वीपों के नाम, इसलिए वहां से प्रश्न बनते ही बनते हैं। दूसरा जहां से आपको तैयार करना है अफ्रीका महाद्वीप, वहां से राजधानी जरूर बनना है। अफ्रीका महाद्वीप इस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उनकी राजधानी तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है उसमें कुछ 12-13 देश हैं, उनकी राजधानी तैयार कर लीजिएगा। और इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया में जिसमें इंडोनेशिया है, मलेशिया है, सिंगापुर है, ठीक है ना, लाओस है, वियतनाम है, इनके जो राजधानी हैं उन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। तो यहां से समझ लीजिए आपके 2 नंबर पक्का हो जाते हैं। ज्यादातर राजधानी कहां से नहीं पूछता है, तो मध्य एशिया से राजधानी वैसे नहीं के बराबर पूछता है। इसके अलावा जो यूरोपीय देश हैं वहां से राजधानी बहुत कम बनने के चांस हैं, कभी कभार बन जाते हैं, लेकिन इनसे पूछने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो पहला पॉइंट मेरा यह है कि आपको देश और उनकी राजधानी तैयार होनी चाहिए। खास करके कौन कौन से? तो जो कैरोबियन है, जो अटलांटिक महासागर में स्थित है, कैरोबियन है, कुछ द्वीपीय देश हैं, उनके बारे में आपको तैयार कर लेनी है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को, तो इनके राजधानी आपको तैयार कर लेनी है। अगला जो जियोग्राफी में है वह है विश्व के खनिज उत्पादक देश। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज उत्पादक देश, इनकी स्थिति। अब खनिज उत्पादक देशों में कैसे याद करेंगे? तो एक एक महाद्वीप उठाइए। जैसे कि हमने महाद्वीप उठा लिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली है जो कि तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा आप सब जानते हैं। अब चिली में वो कौन सा स्पेशली जगह है जहां तांबा का उत्पादन ज्यादा होता है, तो उस जगह का नाम आप लिख लीजिए। इसी तरह से अर्जेंटीना में कौन सी धातु सबसे ज्यादा होती है और उस जगह में कौन सा है, यानी वहां का जगह कौन सा, इस तरह से नोट कर लीजिए। आप याद करिए जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य की राजधानी क्या थी? तो कंसासियान है, किंगसासा उसको कहा, कहीं कहीं लिखते हैं, कहीं कहीं कंसासियान लिखते हैं। तो वहां से पूछा गया था, कूट में था कि ये हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दक्षिण अमेरिका में वो, दक्षिण अफ्रीका में वो हीरे का उत्पादक है। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण जो देश हैं उनमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें पैदा होती हैं, तो उनसे आप याद कर लीजिएगा। जैसे कि अगर आप फ्रांस देख रहे हैं तो फ्रांस में कुछ कोयला और जो है वो लौह उत्पादक क्षेत्र हैं।
जैसे कि जर्मनी में है वो कोयला उत्पादक रूर क्षेत्र है, रूर और सूर क्षेत्र, तो ये आप वहां से याद कर लीजिए। जैसे कि रूस में अगर आप देखते हैं तो बर्खोयास्क है, ठीक है ना। तो इनको आपको एक तैयारी करके रखनी है। यानी कि मोटे तौर पर हम आपसे कह रहे हैं कि विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर खनिज का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो वे कौन से देश हैं और कौन से देश में क्या होता है, ये आपको मैचिंग के लिए आ जाता है या बताना रहता है कि कौन सा एक गलत है। तो खनिज और देश याद करिएगा। अब कुछ लोग मुद्रा भी रट डालेंगे, तो मुद्रा वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है। ये मैं उनको बता रहा हूं जिनके पास समय कम है और जिन्हें लगता है कि मैं उतना समय नहीं दे पाऊंगा, तो आप इन 50 पॉइंट पे फोकस करके और इन्हीं की तैयारी को बढ़िया करिए, ठीक है। तो खनिज उत्पादन में यूरोप में 2 देश आप तैयार कर लीजिएगा, फ्रांस और जर्मनी। इनमें जहां जहां खनिज पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये दोनों। इस बार के परीक्षा में जर्मनी से 2 प्रश्न पूछे गए थे जो रद्द हुआ है, और फिर बनेगा जर्मनी, फ्रांस और रूस। यूरोप में इन 3 को याद करिएगा। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका है, इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया है, वहां से, हाँ, इंडोनेशिया में कुछ द्वीप हैं, उन्हें याद करिएगा। इसके अलावा मलेशिया में टीना उत्पादन होता है, तो कौन सा जगह है ये याद करिएगा। तो इस तरह से जो कुछ खनिज उत्पादक हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। तीसरी बड़ी बात आती है, वो है ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना। ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना, यहां से प्रश्न बनने ही बनने तय हैं। अब ऊर्जा और जल विद्युत परियोजना में आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में तैयार करना है, विश्व का नहीं। भारत में कौन कौन से ऊर्जा संयंत्र हैं, कौन से ताप आधारित ऊर्जा संयंत्र हैं, कौन से जल आधारित ऊर्जा संयंत्र हैं और कौन से परमाणु आधारित ऊर्जा संयंत्र हैं, इन तीनों को कैटेगरी करके और बाकायदा ढंग से आपको देख लेना है, तैयारी कर लेना है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर सेट उठाएंगे, इन टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का है, पढ़ा ही होगा, ये मेरी अपनी गारंटी है कि ऊर्जा से एक नया क्वेश्चन पढ़ा होगा। 4 विकल्प देता है, कभी कह देता है इनमें से कौन से ताप आधारित हैं या कौन से जल आधारित हैं। इस तरीके से एक प्रश्न यहां से बन जाता है। तो ऊर्जा को खूब ढंग से आपको पढ़ लेना है और परमाणु ऊर्जा से पढ़ लेना है। इसके बाद में आपको पढ़ लेना है ऊर्जा के घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम के बारे में, कि भारत को सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है। इसके बाद में जल विद्युत परियोजना से प्रश्न बनते हैं। जल विद्युत परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न बनने होते हैं। भारत के संदर्भ में आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इस बार भी प्रश्न पूछे गए हैं और हर परीक्षा में यहां से प्रश्न बनने ही बनने हैं और बने भी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो सागर और उनके तटीय देश, जैसे कि अरल सागर किससे किससे सीमा बनाता है, या फिर बाल्टिक सागर किससे सीमा बनाता है, कैस्पियन सागर किससे सीमा बनाता है, काला सागर है, लाल सागर है। तो इनके तटवर्ती जो देश हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है, वहां से प्रश्न बन जाता है। कूट में प्रश्न बनता है, इनमें से कौन सा देश है जो बाल्टिक सागर से सीमा नहीं बनाता, अरल सागर से सीमा नहीं बनाता या बनाता है, ठीक है ना। तो जितने सागर आपको लग रहे हैं, खास करके 4-5 सागर, अरल सागर है और बलखास झील है, अरल सागर है, लाल सागर है, काला सागर है, श्वेत सागर है, बाल्टिक सागर है। तो इनके जो सीमा बनाने वाले देश हैं उन्हें आप जरूर ध्यान दे दीजिए। इसके बाद करते हैं झील की। झील से प्रश्न बनने तय है, ये भी 100% जान लीजिए। अब झील में कौन, तो हर एक महाद्वीप उठाइए। जैसे आपने उठा लिया क्या, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है ना। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, उसके बाद में दूसरे नंबर की झील कौन सी है। बहुत ध्यान से समझिएगा कि टॉप 2 जो लेक्स हैं, पहली और दूसरी जो 2 सबसे बड़ी झीलें हों, उनकी विशेषता जान लीजिए कि वे किस किस देश से सीमा बनाती हैं, वे लवणीय हैं या खारे पानी की हैं। इसी तरह से जैसे आप अफ्रीका में आते हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में विक्टोरिया झील है ना, मलाबी झील है, नहासा झील है। तो ये किससे सीमा बनाती हैं, इनमें कौन सी नदी गिरती है, कौन सी नहीं गिरती है, और ये क्रम में किस नंबर की हैं। तो झीलों को एक महाद्वीप में ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 झीलों को उठाना है जो टॉप की हों, और उन्हें आपको ध्यान में रख लेना है। इसके अलावा कनाडा की झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर को ध्यान रख लीजिएगा। अमेरिका महाद्वीप में जो अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा बनाती हैं, ग्रेट लेक्स हैं, महान झीलें कही जाती हैं, जो 5-6 हैं, सुपीरियर, हुरन, ओटारियो, है ना, मिशिगन। तो इनके पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब के क्रम देख लीजिएगा, यहां से प्रश्न बनता है। तो ये झीलों की बात हो गई। इसके बाद में आपको बता दें खाद्यान्न उत्पादक देश और उनके क्षेत्र, ये ध्यान दे दीजिएगा। जैसे गन्ना उत्पादक देश कौन कौन से हैं, तो टॉप 3 याद कर लीजिएगा, इनका घटता या बढ़ता क्रम है। कपास है, काफी है, धान है, गेहूं है, इसके अलावा रबड़ है, इसके अलावा मक्का है।
तो इन्हें ध्यान दे दीजिएगा कि कौन सा देश इनका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो अमेरिका में होता है, लेकिन कहां होता है? तो आपको यह ध्यान रखना है कि अमेरिका में मक्के का उत्पादन कहां होता है। अब ऐसी बातों को बड़ी बात आती है कि आप पढ़ कहां से पाएंगे, तो मैंने जो बुक्स आपको बताए हैं वहां आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो कुछ नोट्स आपके पास हो उन्हें आप एक बार पलट के देख लीजिए, अगर उसमें है तो ठीक है, नहीं है तो मैंने कुछ वीडियोज बना रखे हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी को मैंने मैपिंग से पढ़ा रखा है 7 वीडियो में, 7 लेक्चर में, और पूरे के पूरे मैंने कंप्लीट कर रखा है। तो वहां से आप एक नोट्स इसको मेंटेन कर लेंगे तो उतना आपके लिए एनफ हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। इसके बाद में ज्वालामुखी है, पठार पर्वत, ये तीनों तैयार कर लेना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है फिर अगला, वह है अभयारण्य एवं उद्यान। एक प्रश्न पक्का है कि बाघ अभयारण्य में कान्हा कहां है और केवलादेव कहां है, भरतपुर कहां है, घाना कहां है ना, इनको आपको याद कर लीजिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां है, केबुल लामजाओ कहां है या किस लिए प्रसिद्ध है। तो एक क्वेश्चन यहां से पक्का होता है, तो इसको आपको ढंग से तैयार कर लेना है। तो इतनी चीजें सिर्फ आपको तैयार करनी है फोकस करके, किसमें? जियोग्राफी में। अब कुछ लोग पूरी जियोग्राफी पढ़ने लगते हैं, ज्वार भाटा कैसे आता है और ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम। बिल्कुल आपको पढ़ना चाहिए, अगर आपके पास समय है तो आपको पढ़ना ही चाहिए इन चीजों का। लेकिन अगर आपके पास समय थोड़ा नहीं है, आप समय नहीं दे पाते हैं या आप समय दे भी पाते हैं, तो प्रॉपर इन टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है। कुछ बच्चों को लगता है कि पीसीएस की जिसकी तैयारी है वो आरओ निकाल लेगा, ऐसा नहीं है। पीसीएस अलग है और आरओ अलग है। आरओ में जो क्वेश्चन आते हैं उनका पीसीएस से कोई मतलब नहीं है, और पीसीएस में जो प्रश्न आते हैं उनमें आरओ में मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10% दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी आरओ के हिसाब से करिए। पीसीएस का सिलेबस एक अलग है, आरओ का सिलेबस एक अलग है। पीसीएस में अधिकारी को अपने तरफ से सोचना होता है काम करने के लिए, और आरओ में आपको अपने तरफ से नहीं सोचना है, बल्कि घटनाएं जो दी हुई हैं उन्हीं को आपको नोट करना है, उनकी समीक्षा करनी है। आप समीक्षक हैं, तो ये अंतर ध्यान में रखिए। अगला हम इतिहास में अब बात करें कि इतिहास में क्या पढ़ना है। तो इतिहास पढ़ना कैसे है ये महत्वपूर्ण है। क्या पढ़ना है ये तो बता दे रहे हैं, लेकिन कैसे पढ़ना है ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आधुनिक इतिहास में आप आधुनिक इतिहास का पहला ही चैप्टर पढ़िएगा। कैसे? गवर्नर और गवर्नर जनरल के कार्यकाल, ठीक है ना। जो गवर्नर जनरल हुए हैं, वायसराय हुए हैं, तो उनको पढ़िएगा और उनके कार्यकाल पढ़िएगा, मतलब उन्होंने क्या कार्य किया है, कितने से कितने डेट में। जैसे आप पढ़ लेंगे कि वारेन हेस्टिंग आया, तो वारेन हेस्टिंग ने क्या क्या किया, तो उसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया, वित्त विभाग की स्थापना हुई, भारत में जो है कलकत्ता में हाई कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है ना। तो इस तरीके से चीजें आपको पढ़ना है। एक एक गवर्नर जनरल उठाइए, वायसराय उठाइए, और उनके समय में जो काम हुआ है उसी को पढ़ डालिए। आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से तैयार हो जाएगी। आपको शुरू से यूरोपियों का आगमन ये सब नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप इस टॉपिक को ऐसे ही पढ़िएगा। एक एक गवर्नर जनरल और वायसराय उठाइए और उनके कार्यकाल को पढ़ते हुए चले जाइए। उन्होंने क्या काम किए इसको पढ़िए। स्पेशली ध्यान कहां दीजिएगा, तो गांधीवादी आंदोलन जो हुए हैं उनके क्रम है उन्हें ध्यान दे दीजिएगा। गोलमेज सम्मेलन है, इन पे ध्यान दे दीजिएगा। तो ये इतना महत्वपूर्ण हो जा रहा है आपके मॉडर्न हिस्ट्री में, इतना ही है। इसके बाद मध्यकालीन की बात करते हैं कि मध्यकाल में क्या पढ़ लें। तो मध्यकाल में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे नॉर्मल होंगे। अब नॉर्मल कैसे होंगे, तो मध्यकाल में 2 भाग है, एक तो मुगल काल है, एक दिल्ली सल्तनत है। तो मुगल काल को आपको सबसे पहले क्या करना है कि उनका क्रम याद कर लेना है। बाबर से लेकर के और बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जो शासक हुए हैं उनके सारे के क्रम आपको याद कर डालना है। अकबर और जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब तक तो आमतौर पर याद ही रहता है, जो पूर्व मुगल काल है। उत्तर मुगल काल जो है, जहां बहादुर शाह प्रथम से होकर के और जहांदार शाह, फारूक सियर, रफीउद्दर्जात हैं, रफीउद्दौला हैं, है ना। तो ये वाले क्रम आपको पूरा याद होना चाहिए। अगर आप कोई ट्रिक बना सकते हैं तो ट्रिक ही याद कर लीजिए। कुछ यूट्यूबर हैं जिन्होंने ट्रिक में बता भी रखा है, तो उस ट्रिक को भी फॉलो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आप ट्रिक भी पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन इसको आपको तैयार कर लेना है। अब स्पेशल जो तैयार करना है वो है बाबर, अकबर और औरंगजेब। इन तीनों को विशेष पढ़ लीजिएगा, क्रम याद कर लीजिए। इसके अलावा बाबर के बारे में बहुत ज्यादा है नहीं, 4-5 लड़ाइयां हैं। हाँ, अकबर को पढ़ लीजिएगा और औरंगजेब को पढ़ लीजिएगा। अकबर को पढ़ते समय क्या पढ़ना है कि अकबर के जो काम हैं, यानी कि अकबर ने गुजरात विजय, मालवा विजय, मेवाड़ विजय, चित्तौड़ विजय जो कुछ किया, उनके क्रम याद कर लीजिएगा कि किस क्रम में किया है। और उसके अलावा अकबर ने सती प्रथा, दास प्रथा और दीनिये इलाही और ये सब जो काम किया, इनके क्रम याद कर लीजिएगा कि कौन सा काम अकबर ने किस क्रम में
किया है। और यहां से प्रश्न यही बनते हैं, अमूमन हर बार यही प्रश्न बनते रहते हैं, घुमा फिरा के बनेंगे लेकिन यही बनेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी क्रम ही याद करना। इस बार भी आप देखिए तो मुगल काल से भी क्रम पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत से भी क्रम पूछा गया था। हर परीक्षा में ये बनेंगे, बस शासक बदल जाएंगे। जैसे इस बार 4 के पूछे गए, अगली बार दूसरे 4 के पूछ लिए जाएंगे। इस बार बढ़ते या घटते क्रम में लगाने के थे, अगली बार वंश के हिसाब से पूछ लिए जाएंगे। तो प्रश्न अमूमन यही बनते हैं, तो आप इनको ढंग से तैयार कर लेने हैं शासकों के क्रम दिल्ली सल्तनत में। अब दिल्ली सल्तनत में जिन शासकों को आपको अलग से पढ़ लेना है, थोड़ा सा बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज के बारे में, फिरोज तुगलक के बारे में, लोदी और सैयद, इनके कार्यकाल पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं जो है वो इतिहास में क्षेत्रीय जो राज्य हैं वहां से एक प्रश्न बनता है। 4 राज्य हैं, इन चारों में से एक बनेगा, ध्यान दे दीजिएगा। कौन से हैं? ये है विजयनगर, कश्मीर, जौनपुर, बंगाल और बहमनी। फिर से बता दें कि जौनपुर, कश्मीर, विजयनगर, बंगाल और बहमनी, ये जो 5 हैं, इन 5 में से एक से प्रश्न बनता है। इस बार जौनपुर से बन गया था, अगर आपने देखा हो तो जौनपुर से बना था कि इसे भारत का सिराज कहा जाता है। फिर कूट में था, दूसरा कथन था कि यहाँ शिक्षा और साहित्य की प्रगति हुई, इस टाइप से कुछ प्रश्न था। ठीक है, तो इन 5 को जो मैंने बताया यहां से इनको आप पढ़ लीजिएगा। क्योंकि जौनपुर से प्रश्न बन गया है तो संभावना थोड़ी कम हो गई है, हो सकता है शासकों के नाम पूछ लिया जाए, लेकिन बाकी को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं प्राचीन इतिहास में कहां से। तो सर प्राचीन काल में सिंधु पढ़ लें, हड़प्पा पढ़ लें, नहीं नहीं, ये सब मत पढ़िए। सिंधु हड़प्पा से बहुत प्रश्न नहीं बनने हैं, हो सकता है कभी एक आध बन गया हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन अधिकतर इससे प्रश्न नहीं बन रहा। ये क्या पूछता है आपसे? रटने वाली चीजें पूछता है समीक्षा अधिकारी, ये आपसे सस्पेंशन वाली चीजें नहीं पूछता। तो वैदिक काल अभी सस्पेंशन काल माना जाता है, हड़प्पा काल सस्पेंशन काल माना जाता है। आप पढ़िएगा क्या? चोल, पल्लव, इसके अलावा काकतीय वंश, चालुक्य वंश, सातवाहन, शुंग, मौर्य और गुप्त, इन्हें पढ़िएगा आप। ठीक है ना, वैदिक काल पे बहुत फोकस मत करिएगा। इसके अलावा हड़प्पा सिंधु पे बहुत फोकस नहीं करना है आपको, इन पे आपको फोकस कर लेना है। इस बार भी अगर आप देखिए तो काकतीय वंश से एक क्वेश्चन बना था रानी रुद्रांबा देवी को लेकर के, तो यहां से प्रश्न बनते बनते रहते हैं। अब बात करते हैं संविधान। तो संविधान आसान है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है, आप उसकी तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो संविधान में आपको सबसे पहले क्या करना है कि संविधान के भाग, जो 22 भाग हैं, उन सबके नाम याद कर लेना है रोमन में। ठीक है ना, क्योंकि अब ये रोमन में आता है मैच करने के लिए। भाग 8, 9, 10, 11 इसको रोमन में लिख देते हैं, या 12, 13, 14, 15 रोमन में लिख देते हैं, और सामने वाले भी लिख देते हैं, और बताना रहता है कौन सा एक गलत है। तो रोमन में भाग और उसके नाम याद कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तमाम सारे यूट्यूबर्स ने, अध्यापक ने पढ़ा रखा है, आप वहां से उसको देख लीजिए, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, कहीं से देख लीजिए। इसके अलावा अनुसूची तो बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। अनुसूची, कौन सी अनुसूची क्यों महत्वपूर्ण है, यानी उसमें क्या है, ये याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा भारतीय संविधान के स्रोत में क्या है कि जो 10-12 पॉइंट 10-12 देशों से लिए गए हैं, तो उन्हें आप एक बार देख लीजिएगा कि कहां से क्या लिया गया है, और उसे एकदम एक्यूरेट डाटा पे देखिएगा। तो ये आपकी पॉलिटी में इतनी चीजें आपको तैयार कर लेनी है। अब इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है विविध पोर्शन, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फसल और उनमें होने वाले रोग, जैसे आलू में कौन सा रोग होता है, कंडुआ रोग किसमें होता है, खैरा रोग किसमें होता है, मैच करने के लिए आता है। तो फसल, उनमें होने वाले रोग, और कुछ फसल और उनकी प्रजातियां, जैसे पूछ लेता कि बताइए सोनालिका किसकी प्रजाति है, तो सरसों की है, मटर की है, धान की है, इस टाइप से प्रजातियां याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब प्रजातियों में धान, गेहूं, मटर है, और मूंगफली है, और सरसों है, ये महत्वपूर्ण है। इनके कुछ प्रजातियां हैं, उनके नाम आप पढ़ लीजिएगा। गाय, भेड़, बकरी और भैंस, 4 चीजें, गाय, भेड़, बकरी और भैंस, इनमें कुछ प्रजातियां हैं, जैसे मेहसाना है, भैंस में मेहसाना है, भदावरी है, मुर्रा है, तो ये भैंस की प्रजातियां हैं। गाय में ऐसे गिरी नस्ल की गाय होती हैं, हरियाणवी गाय हैं, साहिवाल गाय हैं, तो इनकी प्रजातियां हैं। तो इस तरह से इन चारों के प्रजातियां देख लीजिएगा, हर बार इससे प्रश्न बनता रहता है। इस बार भी जो परीक्षा रद्द हुई है उसमें भी एक प्रश्न इससे पड़ा हुआ था। तो जानवरों के प्रजातियों को आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसके अलावा अनुसंधान संस्थान जो भारत में है वे महत्वपूर्ण है, उन्हें जरूर ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा नृत्य और संगीत, कुछ शास्त्रीय नृत्य हैं, इसके अलावा कुछ नृत्य और संगीत हैं, जैसे कि केरल में तमाम सारे नृत्य होते हैं, भरतनाट्यम है, कलायरी पट्टू है, तो इन सबको, तमिलनाडु में भी नृत्य होते हैं, यक्षगान कर्नाटक में होता है, सादिया बंगाल में होता है,
तो इनको आप एक बार ध्यान दे दीजिएगा और ढंग से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद में प्रमुख गुफाएं, ये बहुत है, ये हमेशा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन यहां से प्रश्न समीक्षा अधिकारी में बनता रहता है। जैसे अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, जोगीमारा की गुफा, सिटाना वसाल की गुफा, अन्य तमाम सारी 10-15 गुफाएं हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उनको आप याद कर लीजिएगा कि ये कहां पड़ती हैं। पिछले कई सारे पेपर में पूछे गए हैं, इस बार जो रद्द हुआ इसमें भी पूछा गया है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है, स्पेशली समीक्षा अधिकारी के लिए। अगला है कुछ संरक्षित स्मारक, यानी कुछ मंदिर हैं और कुछ मस्जिदें हैं। मंदिरों में जैसे हम्पी का मंदिर है, एलोरा का मंदिर है, महाबलीपुरम का मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, मार्तंड मंदिर है सूर्य का। तो इनको आपको याद कर लेना है कि कौन सा मंदिर कहाँ है और किसने बनवाया था, ठीक है ना। जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, किसके समय में बना था, तो ये जो है किसके समय में बना था, तो गंग वंश के शासकों के समय में बना था। इसी तरह से तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है, तो इन मंदिरों को किसने बनवाया था, किस वंश के राजा ने बनवाया था, इसे आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अगला है विटामिन के नाम और उनसे होने वाले रोग। ये तो बहुत कॉमन टॉपिक हो गया है और यहां से प्रश्न बन जाता है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा प्रमुख रोग जो बैक्टीरिया है और वायरस है, प्रोटोजोवा है, कवक है, इनसे होने वाले रोग कौन कौन से हैं, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा अब करंट में आप क्या तैयार करेंगे, तो करंट में मेरी जो आपके लिए सलाह है वो 3 है। क्या है, पहला कि कुछ रिपोर्ट आते हैं और वो रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, ये महत्वपूर्ण है। तो रिपोर्ट में कौन सी संस्था जारी करती है ये ध्यान दे दीजिएगा। सूचकांक ध्यान दे दीजिएगा, कोई भी सूचकांक है, मान लीजिए मानव विकास सूचकांक है, तो मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है ये तो ठीक है, लेकिन कौन सी संस्था जारी करती है ये उससे भी अब ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो ये जरूर ध्यान दे दीजिएगा कि कोई भी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, ठीक है ना। तो रिपोर्ट को आप पढ़ लीजिएगा, सूचकांक पढ़ लीजिएगा, कुछ योजनाएं पढ़ लीजिएगा। अब योजनाओं में कौन सी योजनाएं पढ़ लेंगे, तो पुरानी योजनाएं कुछ 1990 के दशक से कुछ योजनाएं हैं, उन्हें जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे मरुभूमि विकास कार्यक्रम है ना, और स्वर्ण जयंती ग्रामीण रोजगार योजना है, और शहरी रोजगार योजना है, हरियाली योजना है, जल जीवन मिशन है, नरेगा है, तो इनके बारे में आप पढ़िएगा। 2014 से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन पुरानी कुछ 90 के दशक में जो योजनाएं हैं वह भी महत्वपूर्ण है, वे कूट में पूछी जाती हैं, खास करके सन के साथ में मैच करने के लिए, ठीक है। फिर मात्रक आमतौर पे याद होगा, लेकिन मात्रक कोई जो है वो अंडर एस्टिमेट मत रखिए, उसको ढंग से पढ़िए। विज्ञान की शाखाएं हैं और कुछ अन्य विषय जिनकी शाखाएं हैं उनको आप जरूर ध्यान रखिए, किसमें किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मछलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है ना, तो इस टाइप से जो है तमाम सारे शाखाएं बन जाती हैं। चींटियों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सोरोलॉजी में किया जाता है। तो इस तरह से इन चीजों को आप ध्यान में रख लीजिएगा, जरूर इन्हीं पे आप फोकस करिए। आप पूरे को मत पढ़िए, एक एक दिन आप डिसाइड करिए कि एक दिन में एक टॉपिक पढ़ना है। मैं आपको 50 टॉपिक सिर्फ बता रहा हूं और एक दिन में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो एग्जाम तक आप इनको आराम से दोहरा पाएंगे, आप टेंशन फ्री रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं होगा। इसके अलावा यूपी स्पेशल तो जो मैंने पिछले क्लास में बता दिया है वही बुक्स आपको फॉलो कर लेना है। भारत में खनिज उत्पादक राज्य जरूर पढ़िएगा, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, कहाँ लोहा, तांबा, तीना। टीन उत्पादक कौन सा राज्य है भारत में, तो छत्तीसगढ़ एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। चांदी उत्पादन में राजस्थान एकमात्र है। हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा है। तो इनके क्रम याद कर लीजिएगा। कोयला उत्पादक 5 राज्य कौन से हैं, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। द्वीपों का अध्ययन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो विभिन्न महासागर हैं उनमें कटक हैं और गर्त हैं, तो इन्हें आप ध्यान दे दीजिएगा। इसके अलावा इकोनॉमी में मैंने पहले भी बताया था, इकोनॉमी में आप क्या करेंगे कि मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर को ढंग से देख लेंगे, मुद्रा स्फीति को ढंग से देख लेंगे, और इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाओं को देख लेंगे। तो आरओ इतने से आप 90+ क्वेश्चन आराम से सही हल कर पाएंगे। तो बहुत ज्यादा इधर उधर भटकने की बजाय आप इन 50 टॉपिक पे कंसंट्रेट कर करके और ढंग से इनका अध्ययन करिए। और इनका अध्ययन अगर आप ढंग से कर लेते हैं, फिर आप कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर हल करेंगे या कोई भी प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। हमने आपको पहले भी बता रखा है, फिर आपको बता दे रहे हैं कि इस समय जो है वो आरओ के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है। इस टेस्ट सीरीज में 10 टेस्ट सीरीज है, जीएस के और हिंदी के। जीएस के 140 और हिंदी के 60 क्वेश्चन है। जैसे कि परीक्षा पैटर्न है ओमार के साथ में आपको दिया जा रहा है, तो जिन लोगों को भी चाहिए वे लोग हमसे इससे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।
तो व्हाट्सएप के थ्रू आप अगर पीडीएफ से चाहें तो आप पीडीएफ से हमसे मंगा सकते हैं, या फिर अगर आप कहेंगे तो हम इसे आपके पास हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं। 200 रुपए की आपको दी जा रही है फिलहाल के लिए। तो जैसा आप लोगों को लगेगा आप लोग तैयारी करते रहिए, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तैयारी के दौरान में तो आप मुझसे, अगर आप योग्य समझते हैं तो आप सलाह भी ले सकते हैं। इसी के साथ में जय हिंद।